जय हिंद साथियों, नमस्कार। जय हिंद। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तनिषा क्लासेस के ऊपर। दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे थे राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्रों के बाद में जो हम लोगों ने कुछ प्रश्न किए थे जो प्रीवियस परीक्षा में पूछे गए थे। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। दोस्तों, अगर चैनल जो कि आप ये काम का हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। बात करेंगे दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है आपका राजस्थान के लोक नृत्य। दोस्तों, राजस्थान के लोक नृत्य। दोस्तों, जिस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे वो है आपका लोक नृत्य। किसे कहते हैं दोस्तों लोक नृत्य? पहला ही प्रश्न आप सभी के सामने यह है कि लोक नृत्य कहते किसे हैं। तो दोस्तों, वह नृत्य जो नियम रहित होते हैं, अर्थात मनोरंजन हेतु अपनी सुविधा के अनुसार जो नृत्य किए जाते हैं उनको लोक नृत्य कहते हैं। मनोरंजन हेतु अपनी सुविधा के अनुसार जो नृत्य किए जाते हैं उनको लोक नृत्य कहते हैं। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि दोस्तों लोग इस चैनल को देखें और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर सकें। दोस्तों, ये थे आपकी लोक नृत्य की डेफिनेशन। अब बात करते हैं कौन कौन से लोक नृत्य। उससे पहले बात करते हैं राजस्थान का जो राज्य नृत्य है उसका क्या नाम है। राजस्थान का राज्य नृत्य। दोस्तों, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है दोस्तों? तो वो है आपका घूमर। दोस्तों, घूमर नृत्य राजस्थान का राज्य नृत्य। थोड़ी घूमर के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि यह घूमर नृत्य क्या है और कैसे घूमर नृत्य किया जाता है। घूमर नृत्य पहला है, आपकी बात करते हैं घूमर नृत्य। दोस्तों, घूमर नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? क्या ये अपना ही है या कहीं से हम लोगों ने अपनाया है? तो दोस्तों, घूमर नृत्य अपना नहीं है, अपना कुछ भी नहीं है। दोस्तों, घूमर नृत्य अपना नहीं है, अपना तो अपने ही है, वो बस काफी है, अपना कुछ भी नहीं है। इस नृत्य की उत्पत्ति होती दोस्तों मध्य एशिया, मतलब ईरान से। दोस्तों, मध्य एशिया के दोस्तों, हालांकि है तो ईरान का ही है लेकिन इसको मध्य एशिया अपन लिख देंगे इसे। ठीक है, तो मध्य एशिया के दोस्तों भृंग नृत्य से इसकी उत्पत्ति हुई है। भृंग नृत्य से, मध्य एशिया के भृंग नृत्य से इसकी उत्पत्ति हुई है। घूमर नृत्य की, वहां से हमने इसको अपनाया है। ठीक बात है। कौन कौन से वाद्य यंत्र होते हैं इसके अंदर? आप लोगों ने कितनी बार घूमर नृत्य, अगर महिलाएं तो उन्होंने भी किया होगा और पुरुष उन्होंने देखा भी होगा। ठीक है दोस्तों, यह जो नृत्य है, मैं आपसे पूछता हूं कि ये क्या चीज है? ये क्या चीज है दोस्तों? आप थोड़ा बताइए मुझे। आपने काफ़ी पढ़े लिखे हैं, आप सभी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको जानते होंगे। ज़रूरी नहीं है कंपटीशन वाले जानते होंगे। दोस्तों, ये है आपके 80 कली का लहंगा है। दोस्तों, कितनी कली का? 80 कली का। 80 कली का लहंगा है दोस्तों, लहंगा। 80 कली का लहंगा है दोस्तों, लहंगा है 80 कली का। ठीक है, यह इस नृत्य का प्रमुख दोस्तों वस्त्र है, आभूषण, वेशभूषा। दोस्तों, मतलब अगर आपको घूमर नृत्य करना है तो ये जो घूमर का जो नीचे वाला जो घेरा है ना दोस्तों, इस लहंगे का, इसी घेरे को दोस्तों घूम कहते हैं। दोस्तों, घूम। प्रश्न पूछा जा सकता है कि घूम किसे कहते हैं? तो दोस्तों, जो नीचे वाला घेरा होता है लहंगे का उसी को घूम कहते हैं। यही घूम है। 80 कड़ी का लहंगा होता है। आपको अगर नृत्य करना, सबसे लोकप्रिय लहंगा होता है 80 कड़ी। कड़ी किसे कहते हैं? जो लहंगे की सलवटें होती है, ज्यादा सलवटें होगी तो वो इतना ही ज्यादा मतलब अच्छा होगा लेगा, लेकिन जो 80 कली का लहंगा वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। हालांकि होने में 108 कली का भी होता है, 132 कली का भी होता है, और अनुष्का शर्मा ने तो अपनी शादी के अंदर 264 कली का लहंगा पहना था, अनुष्का शर्मा ने। लेकिन वो लोकप्रिय नहीं है, लोकप्रिय 80 कड़ी का ही है। कौन कौन से इसके अंदर वाद्य यंत्र होते हैं? तो इसके अंदर वाद्य यंत्र होते हैं दोस्तों शहनाई पढ़ा था हम लोगों ने, याद हो तो। शहनाई, ढोल और जो है कि नगाड़ा। शहनाई, ढोलक और जो है कि, हालांकि ढोलक कह सकते हैं, शहनाई, ढोलक और जो है कि नगाड़ा इसके प्रमुख वाद्य यंत्र है। ठीक है दोस्तों, 80 कड़ी का लहंगा, घूम इसका नीचे वाला घेरा, उसको घूम कहते हैं। शहनाई, ढोलक, नगाड़ा इसके वाद्य यंत्र हो गए। अब बात करते हैं दोस्तों इसके उपनाम क्या क्या है। तो इसके उपनाम है, घूमर नृत्य के उपनाम क्या क्या है? एक तो रजवाड़ी नृत्य दोस्तों,
रजवाड़ी नृत्य। एक है दोस्तों नृत्यों का सिरमौर दोस्तों, क्या है? नृत्यों का सिरमौर। अच्छा ठीक है। एक इसी को कहते हैं दोस्तों नृत्यों का हृदय, नृत्यों का हृदय या जो इसी को कहते हैं आत्मा दोस्तों, नृत्यों की आत्मा या फिर जो है नृत्यों का हृदय क्यों कहा गया है? हालांकि बात कर लेते हैं रजवाड़ी। रजवाड़ी तो इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के दरबारों में, मतलब रियासती जो काल था उस समय राजा महाराजाओं के दरबार के अंदर यह नृत्य किया जाता था, इसीलिए इसको रजवाड़ी नृत्य कहते हैं। ये तो हो गई रजवाड़ी नृत्य की बात। अब इसको सिरमौर या फिर जो है कि हृदय या आत्मा, इतना क्या ऐसा इसके अंदर विशेष है, क्या ऐसी विशेष बात है इसके अंदर कि इसको सिरमौर कहने की आवश्यकता पड़ गई, हृदय या आत्मा कहने की आवश्यकता पड़ गई, आपको कलेजा कहने की आवश्यकता पड़ गई? तो दोस्तों इसके अंदर इसका मुख्य आकर्षण है महिलाओं के हाथों का, नृत्य के समय है ना, नृत्य के समय महिलाओं के हाथों का लचकदार प्रदर्शन दोस्तों, महिलाओं के हाथों का जो लचकदार प्रदर्शन होता है जिसको कहरवा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जिसको कहरवा कहते हैं, कहरवा। और एक जो कहरवा होता है दोस्तों वो 8 सवई का होता है। एक जो कहरवा होता है वो 8 सवई का होता है दोस्तों। और जब आप 8 सवई घूम जाओगे तो जो है कि आपका नृत्य पूरा हो जाएगा। आप एक हाथों को इस तरह करोगे, इस तरह करोगे और नीचे से ऊपर घूमते घूमते हाथों को घुमाओगे दोस्तों, तो उसी हाथों के लचकदार प्रदर्शन को दोस्तों का जो लचकदार प्रदर्शन होता है उसी को नृत्य को देखते हुए नृत्यों का हृदय या आत्मा या इसी को सिरमौर कहा गया। बहुत ही सुंदर होता है दोस्तों। आप नृत्यों की जो लचकदार नृत्यों का प्रदर्शन होगा उसी को देखते रह जाओगे, नृत्य पूरा हो जाएगा। 8 बार गोल गोल घूमना पड़ेगा और हाथों को उसी तरीके से घुमाना पड़ेगा, तब जाके आपका नृत्य पूरा होगा दोस्तों। एक कहरवा हो जाएगा और नृत्य आपका पूरा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, बीच में नहीं बैठ सकते, ऐसा नहीं कि चक्कर आ गए तो बस अब नहीं होगा बैठ जाओ नीचे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो कौन कौन से वाद्य यंत्र हो गए? रजवाड़ी नृत्य, नृत्यों का सिरमौर और नृत्यों का हृदय या फिर जो है कि आत्मा, ये इस नृत्य के उपनाम हो गए दोस्तों। अब बात करते हैं कि जो ये नृत्य है, वापस थोड़ा इसको साफ कर लेता हूँ कि कौन कौन से हम लोगों ने बात करी। घूमर नृत्य मध्य एशिया के भ्रंग नृत्य से अपनाया गया था। इसके अंदर 80 कड़ी का लहंगा होता है, 80 कड़ी का लहंगा पहन करके आप इस नृत्य को करोगे दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग इसके अंदर बात करते हैं कौन से अवसर पर क्या इस नृत्य को कभी भी कर सकते हैं? हाँ, हालांकि स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक है, कभी भी किसी भी समय कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसका मुख्य एक अवसर होता है, इसके अवसर का जो आयोजन होता है नृत्य का वो है दोस्तों गणगौर। गणगौर पर यह नृत्य विशेष रूप से किया जाता है। गणगौर और छोटी तीज, गणगौर और छोटी तीज के अवसर पर दोस्तों यह नृत्य किया जाता है, गणगौर और छोटी तीज के अवसर पर, ठीक है। मतलब ये इसका निश्चित समय है, पहले गणगौर पे था, अब छोटी तीज पर, और अब तो है कि शादी जो आपकी मांगलिक कार्यक्रम होते हैं उनके अवसर पर भी गणगौर नृत्य किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब कुछ और बात करते हैं कि गणगौर जो नृत्य है इसको मतलब कैसे संरक्षण प्रदान किया गया है और किस किस ने इसको अपनाया है दोस्तों। तो घूमर नृत्य की बात करते हैं दोस्तों। घूमर जो नृत्य है इसको कब तो किया गया, हम देख लिए कि गणगौर और छोटी तीज पे किया जाता है। इसको दोस्तों संरक्षण जो प्रदान किया गया है, संरक्षण, इसको संरक्षण प्रदान किया गया है कि जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा, जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा जो है कि इसको संरक्षण प्रदान किया गया। और इसके लिए एक अकादमी खोली गई जिसे घूमर गणगौर अकादमी भी कहते हैं, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी दोस्तों। घूमर गणगौर अकादमी दोस्तों, घूमर गणगौर अकादमी की स्थापना की गई। इस घूमर नृत्य को संरक्षण प्रदान, घूमर गणगौर अकादमी की स्थापना की गई इस नृत्य को संरक्षण प्रदान करने के लिए। कहाँ की गई? तो एक की गई जयपुर के अंदर 1986 के अंदर। कहाँ पर? जयपुर में दोस्तों, जयपुर में इसकी स्थापना की गई थी 1986 के अंदर। क्यों? क्योंकि घूमर नृत्य को संरक्षण प्रदान करने के लिए, कहीं ये लुप्त न हो जाए। इस नृत्य को सर्वाधिक दोस्तों किस महाराजा ने संरक्षण प्रदान किया? तो घूमर गणगौर अकादमी तो एक राजकीय व्यवस्था होगी, लेकिन किस राजा ने प्रदान किया संरक्षण? तो वो था आपके दोस्तों महाराजा उम्मेद सिंह, महाराजा उम्मेद सिंह ने दोस्तों, उम्मेद सिंह ने इनको संरक्षण भी प्रदान किया था इस नृत्य को, जो जी कहाँ के थे? जोधपुर के थे। जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने इस नृत्य को संरक्षण प्रदान किया था, जो कि आप ये घूमर नृत्य को, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कितनी महिलाएं इस नृत्य के अंदर भाग लेती है। क्या महिलाओं की संख्या निश्चित है?
मतलब अगर निश्चित है तो कितनी महिलाएं निश्चित? दोस्तों महिलाओं की संख्या कोई निश्चित नहीं है, कितनी भी महिलाएं नृत्य कर सकती है, कितनी भी महिलाएं। अच्छा ठीक है, कितनी महिलाएं, तो कितनी महिलाओं ने एक बार नृत्य किया होगा, ऐसा कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड हुआ होगा। दोस्तों राजस्थान इतिहास का, राजस्थान हिस्ट्री का सबसे बड़ा नृत्य अगर हुआ है कहीं तो वो है आपके दोस्तों पुष्कर अजमेर में। पुष्कर अजमेर में दोस्तों राजस्थान इतिहास का सबसे बड़ा नृत्य हुआ है, राजस्थान इतिहास का सबसे बड़ा नृत्य हुआ है। और उस नृत्य के अंदर, घूमर नृत्य के अंदर 2652 महिलाओं ने भाग लिया दोस्तों। कब? 2652 महिलाओं में भाग लिया था। और कब लिया था ये? तो नवंबर 2019 में दोस्तों, नवंबर 2019 में पुष्कर का जो बड़ा ग्राउंड है दोस्तों पूरा भर गया था और 2652 महिलाओं ने भाग लिया था। भाग लेकर ये विश्व रिकॉर्ड बना दिया दोस्तों। विश्व रिकॉर्ड इन महिलाओं ने बना दिया था दोस्तों, क्योंकि इतनी ज़्यादा महिलाओं ने पहली बार भाग लिया था और दोस्तों रिकॉर्ड बना दिया। क्योंकि रिकॉर्ड तो टूटने के लिए बनते हैं, वापस टूटेगा ये रिकॉर्ड, लेकिन अब तक सबसे ज़्यादा यही है दोस्तों। पुष्कर अजमेर में राजस्थान इतिहास का सबसे बड़ा घूमर हुआ था, जिसमें 2600 महिलाओं ने भाग लिया था, 2652 महिलाओं ने, और नवंबर 2019 में हुआ था। ठीक बात है। अब दोस्तों क्या यह नृत्य जो है कि आपके विवाहित महिलाएं करती है या अविवाहित कन्याएं भी करती है? जो विवाहित महिलाएं हैं उनके अलावा कोई और भी करता है? तो दोस्तों अविवाहित कन्या भी घूमर करती है, लेकिन उस घूमर को घूमर न बोल करके दोस्तों उसको झूमरियो कहा जाता है दोस्तों। क्या कहते हैं उसको? झूमरियो। अच्छा ठीक है, ये तो हो गई आपकी अविवाहित कन्याओं की बात, झूमरियो। ठीक है, मतलब अगर आपको घूमर, इसको नाम अगर घूमर चाहिए तो आपको शादी करनी पड़ेगी। अगर आपको नाम जो है कि अगर घूमर चाहिए तो आपको शादी करनी पड़ेगी। और दोस्तों ये अविवाहित कन्याओं की बात हो गई। क्या यह नृत्य कोई जाति विशेष भी करती है? अगर दोस्तों इसी नृत्य को गरासिया जनजाति करेगी तो उसको लूर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? लूर। अगर गरासिया जनजाति इसको करेगी तो इसी को लूर कहेंगे। ठीक है, झूमरियो मतलब अविवाहित कन्याओं का घूमर, और जो है कि गरासिया जनजाति करेगी तो इसी को क्या कहेंगे? लूर कहेंगे। अच्छा ठीक बात है। इस नृत्य को सर्वप्रथम किसने किया था? मतलब सबसे पहले इस नृत्य को करने वाली कौन सी जाति, जनजाति, कौन सा वर्ग था? तो दोस्तों भील भाइयों द्वारा, भील जनजाति के द्वारा इस नृत्य को सर्वप्रथम किया गया था। और माता सरस्वती की आराधना में, माता सरस्वती की आराधना में इस नृत्य को सबसे पहले भील जनजाति के द्वारा किया गया था। भील जनजाति के द्वारा, भील जनजाति के द्वारा इस नृत्य को सबसे पहले किया गया था। और माँ सरस्वती या माँ शारदा के आराधना में दोस्तों, माँ शारदा की आराधना के अंदर इस नृत्य को किया गया था। सर्वप्रथम भील जनजाति ने किया था। ठीक बात है दोस्तों। यह नृत्य किसी न किसी देवता को भी समर्पित है क्या? किसी न किसी देवी या देवता को समर्पित है क्या? तो दोस्तों घूमर नृत्य आपके माता पार्वती को समर्पित है। माता पार्वती को यह समर्पित है दोस्तों। घूमर नृत्य माता पार्वती को समर्पित नृत्य है घूमर आपका। ठीक बात है। तो ये थी आपके घूमर नृत्य से संबंधित कुछ बातें। एक बार इसको रिवाइज कर लेता हूं कि दोस्तों घूमर नृत्य जो है आपका मध्य एशिया के भ्रंग नृत्य से इसकी उत्पत्ति हुई थी। उपनाम क्या थे इसके? रजवाड़ी नृत्य, नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों का हृदय या नृत्यों की आत्मा। और जो है इसके वाद्य यंत्र कौन कौन से थे? ढोल, नगाड़ा और शहनाई दोस्तों इसके वाद्य यंत्र थे। और जो है कि उपनाम पढ़ी लिए। इसका जो है मुख्य आभूषण जो है, एक तो वेशभूषा तो थी दोस्तों आपकी क्या? लहंगा, 80 कड़ी का लहंगा, और इसके साथ में एक आभूषण भी होता है दोस्तों। एक तो 80 कड़ी का लहंगा हो गया और इसके अंदर एक साथ में आभूषण होता है जिसको कर्णदोरा कहते हैं। कर्णदोरा दोस्तों, कर्णदोरा इसका आभूषण जो कमर पे पहना जाता है। कहाँ पे दोस्तों? कमर पर पहना जाता है कंदोरा। ये दोनों ही पहन करके इस नृत्य को किया जाता है। अगर आपको घूमर नृत्य करना तो वो 80 कड़ी का लहंगा ही चाहिए, वो सर्वाधिक लोकप्रिय है और वही आपको पहन करके नृत्य करना पड़ेगा। जो लहंगा उसका नीचे वाला घेरा होता है उस घेरे को घूम कहते हैं। और जो है कि आपके उसके बाद में हम लोगों ने बात करी थी घूमर नृत्य से संबंधित कि किस अवसर पर आयोजित होता है। तो गणगौर और छोटी तीज के अवसर पर इसका आयोजन होता है। घूमर नृत्य को संरक्षण प्रदान किया गया था। वो आपके उम्मेद सिंह महाराजा जोधपुर के जो थे उन्होंने इस नृत्य को सर्वाधिक संरक्षण प्रदान किया था। इसके लिए और कौन सी अकादमी खोली गई थी? तो घूमर गणगौर अकादमी जयपुर में 1986 में जिसकी स्थापना की गई थी घूमर को संरक्षण प्रदान करने के लिए। अब तक राजस्थान इतिहास का सबसे बड़ा जो घूमर हुआ था वो हुआ था पुष्कर अजमेर में नवंबर 2019 में 2652 महिलाओं ने इकट्ठा होकर के घूमर किया गया था।
ठीक बात है। उसके बाद में हम लोगों ने चर्चा करी थी कि घूमर नृत्य जो कि अगर ग्रासीय जनजाति की महिलाएं करेंगी तो उसको लूर कहते हैं, और अगर अविवाहित कन्याओं मतलब अगर अविवाहित कन्याएं हैं अगर वो घूमर करेंगी तो उसको झूमरियो कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कि भील जनजाति के द्वारा सबसे पहले घूमर नृत्य किया गया था और माता सरस्वती की आराधना में वो किया गया। घूमर नृत्य किसे समर्पित है? तो माता पार्वती को समर्पित जो नृत्य है वो है आपका घूमर नृत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अब बात करेंगे नृत्यों को डिवाइड करके और कैसे कैसे हम लोग नृत्य को पढ़ेंगे। दोस्तों राजस्थान के जो लोक नृत्य है उनको हम 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, 4 भागों में। हालांकि अगर आपने 2021 से पहले की जो बुक्स है, अगर आपके पास ऑथेंटिक कोई बुक्स पढ़ी है उसके अंदर किसी के अंदर 4 भाग है, किसी के अंदर 5 है, किसी के अंदर 6 है, किसी के अंदर 7 भी है और कहीं कहीं पे तो 8 भाग भी दे रखे हैं दोस्तों। अगर आपके पास में अपडेट बुक नहीं है, अगर आपके पास में अपडेट बुक नहीं है, 2021 के बाद भी बुक नहीं है, तो उसके अंदर आपको इतने भाग मिल सकते हैं। लेकिन 2021 के बाद में जितनी भी मानक बुक्स है उनके अंदर जो है कि नृत्यों के जो भाग है वो 4 ही दे रखे हैं। 4 भागों के अंदर नृत्यों को हम लोग पढ़ेंगे। 4 भागों के अंदर कौन कौन से पहला नृत्य पढ़ेंगे उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करते हैं दोस्तों। सबसे पहला हम जो नृत्य पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपकी जो है कि प्रोफेशनल डांस, जिसको क्या कहते हैं? व्यावसायिक नृत्य। व्यावसायिक नृत्य दोस्तों, पहला नृत्य पढ़ेंगे हम लोग व्यावसायिक नृत्य। तो पहला नृत्य है व्यावसायिक। व्यावसायिक नृत्य दोस्तों, व्यावसायिक नृत्य जिसको कहते हैं आपके प्रोफेशनल डांस दोस्तों। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलीजियन डांस दोस्तों। रिलीजियन या जिसको क्या कहते हैं आपके धार्मिक नृत्य दोस्तों। क्या है? धार्मिक नृत्य, धार्मिक नृत्य, ठीक बात है। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे आपके रिलीजन डांस दोस्तों, जिसको कहते हैं आपके क्षेत्रीय नृत्य, रीजनल डांस, क्षेत्रीय नृत्य, रीजनल डांस दोस्तों। चौथा हम लोग पढ़ेंगे आपका ट्राइब्स नृत्य, जिसको कहते हैं जनजातीय नृत्य, जनजातीय नृत्य, जनजातीय नृत्य, ट्राइब्स डांस दोस्तों। व्यावसायिक नृत्य, प्रोफेशनल डांस, धार्मिक नृत्य जो है कि रिलीजियन डांस, क्षेत्रीय नृत्य जो है कि रीजनल डांस, और ट्राइब्स नृत्य जनजातीय नृत्य दोस्तों। अब बात करेंगे व्यावसायिक नृत्य कहते हैं किसे? कि वह नृत्य जिसका दोस्तों मनोरंजन के साथ में जो पैसे कमाने का भी उद्देश्य रहता है, मनोरंजन के साथ में पैसा भी कमाएंगे, उसको दोस्तों व्यावसायिक नृत्य कहते हैं। इनके अंदर हम लोग 3 नृत्य पढ़ेंगे दोस्तों, 3 नृत्य पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों इसके अंदर भवाई, भवाई के बाद में दोस्तों कच्ची घोड़ी। कौन सा पढ़ेंगे? कच्ची घोड़ी। और तीसरा पढ़ेंगे दोस्तों इसके अंदर हम लोग चरी नृत्य। कौन सा? चरी दोस्तों। ये तीनों ही नृत्य इसके अंदर पढ़ेंगे। 3 ही नृत्य है। 1978 के अंदर दोस्तों जब जो है कि नृत्यों की कैटेगरियां बांटी गई थी, उसके अंदर व्यवसायिक नृत्य के अंदर खाली 3 ही नृत्य डाले थे दोस्तों। हालांकि वर्तमान में तो सभी नृत्यों का उद्देश्य पैसा कमाना हो गया है, लेकिन पहले जो 1978 में जो कैटेगरी डाली गई थी उसके अंदर 3 ही नृत्यों को व्यवसायिक नृत्य यानी प्रोफेशनल डांस के अंदर डाला गया था। ठीक है। धार्मिक नृत्य, धार्मिक नृत्य वह है दोस्तों जो किसी देवी देवता या महापुरुष संत संप्रदाय की आराधना में जो नृत्य किए जाते हैं उनको आपके धार्मिक नृत्य कहते हैं। ठीक बात है। फिर जो है कि क्षेत्रीय नृत्य, जो किसी क्षेत्र विशेष का नृत्य होगा, क्षेत्र विशेष में ही किया जाता है, क्षेत्र से बाहर नहीं किया जा रहा है, तो वो आपके क्षेत्रीय नृत्य हो जाएंगे। और जनजातीय नृत्य जो मतलब आदिवासियों के द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं उनको ही जनजातीय नृत्य कहते हैं। ठीक है। और आगे विस्तार से पूरा चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं कि व्यावसायिक नृत्य। सबसे पहले हेडिंग लगा सकते हैं कि व्यावसायिक नृत्य कहते किसे हैं? कि वह नृत्य, पहला हेडिंग जो है आपका व्यावसायिक नृत्य, व्यावसायिक नृत्य, कि वह नृत्य जो मनोरंजन के साथ में, व्यावसायिक नृत्य वह नृत्य जो मनोरंजन के साथ में, जिसके साथ में मनोरंजन के साथ साथ पैसे कमाने का भी उद्देश्य हो, उससे आपका व्यावसायिक नृत्य कहते हैं। मनोरंजन के साथ में पैसे कमाने का भी जो उद्देश्य है उसे व्यावसायिक नृत्य कहते हैं। पहला नृत्य इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे जो है कि आपका भवई दोस्तों। कौन सा नृत्य? भवई नृत्य। भवई नृत्य, भवई नृत्य दोस्तों कहाँ का है ये नृत्य? दोस्तों अपना है क्या? अपना कुछ भी नहीं है, अपना कुछ भी नहीं, अपना तो अपना है, जो है वही है। लेकिन दोस्तों नृत्य है ये हमने अपनाया था गुजराती, गुजरात के मटका नृत्य से इसकी उत्पत्ति है, गुजरात के मटका नृत्य से।
मटका नृत्य से इस नृत्य की उत्पत्ति होती है। और जो है कि कौन लेकर के आए थे, तो लाने वाले थे जिनका नाम है नागोजी जाट। नागोजी जाट और जो है कि बागोजी जाट। नागोजी जाट और बागोजी जाट, ये दोनों ही व्यक्ति इसको लेकर के आए थे। मतलब यूं कह सकते हैं कि जनक या प्रवर्तक, इस नृत्य के जनक या जो है कि प्रवर्तक कौन है, तो वो है आपके नागोजी जाट और बागोजी जाट। ठीक बात है। कहाँ किया जाता है, कहाँ का प्रसिद्ध है ये, तो दोस्तों यह मेवाड़ के अंदर उदयपुर में प्रसिद्ध। कहाँ का है, तो मेवाड़ या फिर ऐसे कह सकते हैं कि उदयपुर के अंदर दोस्तों यह प्रसिद्ध है। कौन सा, भवई नृत्य। ठीक बात है। ये तो थी कुछ इसकी छोटी सी जानकारी कि भवई नृत्य कहाँ किया जाता है, मेवाड़ उदयपुर में कौन लेकर के आए थे, नागोजी जाट और बागोजी जाट। कहाँ कहा, तो गुजरात के मटका नृत्य से इसकी उत्पत्ति हुई थी दोस्तों। अब बात करते हैं कि है क्या भवई नृत्य वास्तव में। दोस्तों इस नृत्य के अंदर होता क्या है कि सिर पर 7 से 8 मटके रख कर, दोस्तों ये सामान्य बात बता रहा हूँ, सामान्यतः सिर पर 7 या 8 मटके रख कर, 7 या 8 मटके रख कर जो नृत्य किया जाता है, जिसके अंदर नंगे पैर, नंगी तलवारें, कांच के टुकड़े, गिलास, थाली के किनारों पर जो नृत्य किया जाता है, वही आपका भवई नृत्य है। आपने देखा भी होगा, मुझे विश्वास है कि दोस्तों अगर आप लोग 50 में से 10 लोगों ने भी यह नृत्य नहीं देखा होगा। 10 लोगों में से अगर देखा होगा तो कहीं वीडियो में आ गया होगा, कहीं पर शॉर्ट वीडियो रीलें वगैरह आप देख रहे होंगे उसमें आ गया होगा। बाकी आपने जान करके या जो है कि इच्छा से, जैसे सपना चौधरी का आप नृत्य देखते हो, वैसे इस नृत्य को नहीं देखा आपने। ठीक है। तो 7 या 8 मटके सर पर रखे जाएंगे, उसके बाद में नंगे तो पैर होंगे और नंगी तलवारें होगी, कांच के टुकड़े होंगे और जो गिलास या थाली के किनारे पर इस नृत्य को नाचा जाता है, नाच करके जो नृत्य किया जाता है वही आपका भवई नृत्य है। दोस्तों इस नृत्य के दौरान जमीन से पैसे, आलपीन और जो है कि रुमाल, आलपीन दोस्तों पलकों से आलपीन उठाई जाती है और जो है कि नृत्य के दौरान जो है कि आपके पैसे, रुमाल और जो है आलपीन उठाई जाती है। तो अतः इस नृत्य को दोस्तों क्या कह सकते हैं, एक स्टंट नृत्य भी कह सकते हैं। स्टंट किए जाते हैं दोस्तों, तो इसको स्टंट नृत्य भी कह सकते हैं। दोस्तों 7 या 8 मटके, क्या अगर परीक्षा में दोनों ही ऑप्शन में आ जाएगा? दोस्तों अगर परीक्षा में दोनों ही ऑप्शन में आ जाए, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर कोई मास्टर जो है कि आपको, कोई गुरुजी आपको ऐसा लिखा दे कि 1977 और 78, दोस्तों ऐसा लिखा दे, घूमर घनघोर अकादमी की स्थापना, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, कब हुई थी, 1977 या 78 में हुई थी दोस्तों। तो विषम संख्या पर आपको चयन करना है। अगर एक पूछ ले तो आपको ऑप्शन किस पे करना है, 77 पे दोस्तों। वैसे ही 7 या 8 मटके रखे जाते हैं परीक्षा में, अगर एक आ जाए तो आपको 7 पर ओके करना दोस्तों। ये एक रिसर्च है जिसमें आपको बता रहा हूँ, एक रिसर्च है जिसके अंदर अधिकांश विषम संख्याओं को जो है आपके राइट माना गया है दोस्तों, अब तक की परीक्षाओं में विषम संख्याओं को। हालांकि ऐसा लिखा दिया जाता है, मानक पुस्तकें आपकी राजस्थान की जितनी भी मानक पुस्तकें हैं उनके अंदर ये 7 से 8 ही दे रखा है दोस्तों। और जो भी बुक उठा के देखोगे आप 7 से 8 मटके दे रखे हैं। ठीक बात है। अब बात करते हैं भवई नृत्य की। तो कुछ छोटी सी बातें कहते हैं किसे हैं, क्या क्या इसकी बातें थी दोस्तों। अब बात करते हैं भवई नृत्य की जो कलाकार, इसके अंदर कौन कौन लोग भाग लेते हैं, क्या महिला और पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं? हाँ दोस्तों, महिला और पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं। अगर भाग लेते तो कलाकार भी होंगे। हाँ, तो इसके प्रथम कौन कौन किसके कलाकार है, तो इसके पहले बात करते हैं महिला कलाकारों की दोस्तों। पहला महिला जो कलाकार है, प्रथम बात करते हैं महिला कलाकार। इसके अंदर दोस्तों कुछ अच्छे विशेष कलाकार है, जिसमें सबसे पहले कलाकार है पुष्पा व्यास दोस्तों। कौन है? पुष्पा व्यास। पुष्पा व्यास दोस्तों जो इस नृत्य की फर्स्ट कलाकार है दोस्तों, फर्स्ट कलाकार इस नृत्य की महिलाओं में सबसे पहले कलाकार है पुष्पा व्यास दोस्तों। उसके बाद ही बात करते हैं पुष्पा के व्यास के बाद में श्रेष्ठा सोनी दोस्तों। कौन है? श्रेष्ठा सोनी। क्या है श्रेष्ठा सोनी की इतनी विशेष बात, इसको लिखानी पड़ रही है दोस्तों। महज 8 वर्ष की आयु में इन्होंने नृत्य करना प्रारंभ कर दिया था दोस्तों। इस नृत्य को, भगवई नृत्य को, जिसके अंदर स्टंट वगैरह किए जाते हैं, उस नृत्य को मात्र 8 वर्ष की आयु में, 8 वर्ष की आयु में दोस्तों इन्होंने नृत्य करना प्रारंभ कर दिया था। और इसी की वजह से इनको कहा गया दोस्तों लिटिल वंडर।
क्या कहा गया? लिटिल वंडर दोस्तों इनको कहा गया श्रेष्ठा सोनी जी को। मात्र 8 वर्ष की आयु में, जब जिस आयु के अंदर हम लोगों को घर वाले हैं कि थप्पड़ मार मार के स्कूल भेजा करते थे, उस आयु के अंदर इन्होंने मात्र 8 वर्ष में इन्होंने नृत्य करना प्रारंभ कर दिया था। क्या समझ रही होगी इनकी, उसकी समझ की दोस्तों दाग देते हैं। श्रेष्ठा सोनी हो गया। उसके बाद में दोस्तों एक नृत्यांगना है जिनका नाम है आपके अस्मिता काला। क्या नाम है? अस्मिता काला। अस्मिता काला दोस्तों इस नृत्य की बहुत ही बेहतरीन कलाकार है। मैं कहूँ कि महिला क्या पुरुषों सभी के अंदर दोस्तों इस भव्य नृत्य को अगर किसी ने बेजोड़ जहाँ पहुँचाया है दोस्तों, वो है आपकी अस्मिता काला, जो कि दोस्तों 111 मटके दोस्तों 111 मटके सर पर रख करके लिम्का बुक में अपना नाम दर्ज कर दिया है दोस्तों, वो है आपकी अस्मिता काला। संगीत नृत्यों से संबंधित एक बुक होती है दोस्तों, जिसके अंदर लिम्का बुक के अंदर 111 मटके सर पर रख करके अपना नाम जो है लिम्का बुक में दर्ज करवा दिया, वो है अस्मिता काला दोस्तों। उसके बाद में कलाकार है जिनका नाम है तारा शर्मा दोस्तों, तारा शर्मा। हालांकि ये भी बेहतरीन कलाकार है। इन्होंने भी कम से कम कितने मटके रखे हैं? 102 मटके। 102 मटके इन्होंने भी रखे हैं, लेकिन कहाँ तो 102 और कहाँ 111 दोस्तों, कहाँ 102 और कहाँ 111, रात दिन का अंतर दोस्तों। अगर कट ऑफ में भी हम लोग 9 नंबर से पीछे रह जाए तो जो है कि ऐसा लगता है ये थोड़े नंबर, नहीं दोस्तों, थोड़े नंबर से पीछे नहीं रहे हो आप, थोड़े नंबर नहीं, वहाँ बहुत नंबर का अंतर है। कम से कम 4-5 लोग कट ऑफ से और आपके 9 नंबर पीछे हो, तो कट ऑफ और 9 नंबर के बीच में दोस्तों 4 से 5 लाख लोग आ जाएंगे, तो आप कम नंबर नहीं कह सकते हो। अगर हाँ ये होता है कि 0 पॉइंट जो है कि 0.0043 दोस्तों, अगर आपके इतने नंबर कम है तब आप कह सकते हो कि हाँ वास्तव में आप बहुत ही कम नंबर से रहे हो। हमारे मित्र रहे हैं दोस्तों, इतने नंबर से रहे हैं, बहुत ही बड़ा अफसोस होता है, लेकिन ये है दोस्तों कम नंबर वाली बात। लेकिन अगर आप 9 नंबर से कम रह रहे हो तो वो आपके लिए कम नहीं है। आपके बीच में और कट ऑफ के बीच में लाखों लोग बीच में बैठे हुए दोस्तों, तो उसको आप कम नहीं कहोगे। तो 102 और कहाँ 111 कहाँ है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, तो 102 कहाँ 111 कहाँ है, लेकिन फिर भी सम्मान करेंगे क्योंकि 102 मटके तो रखे हैं सर पर। ठीक है, तो ये है आपकी तारा शर्मा। ठीक है, तारा शर्मा के बाद में कुछ और कलाकार है जिनका नाम है दोस्तों मुन्नी चोयल। क्या नाम है? मुन्नी चोयल। मुन्नी चोयल दोस्तों, जो कि आपके भवाई नृत्य का प्रशिक्षण देती है दोस्तों, भवाई नृत्य का प्रशिक्षण प्रदान करती है मुन्नी चोयल। मुन्नी चोयल, ठीक है, ये कुछ कलाकार हैं। उनके बाद में आगे बात करते हैं। एक जो है कृष्णा व्यास छंगानी दोस्तों, कृष्णा व्यास छंगानी, ये भी इसकी प्रमुख कलाकार है, कृष्णा व्यास छंगानी। कृष्णा व्यास छंगानी। एक है कुसुम दोस्तों, कुसुम। क्या है? कुसुम। एक है द्रौपदी, हालांकि ये इतनी विशेष है नहीं पर फिर भी लिख सकते हो आप इनको, द्रौपदी। ठीक है, कुसुम, द्रौपदी, कृष्णा व्यास छंगानी दोस्तों, ये इस नृत्य की कुछ प्रमुख कलाकार है। अब बात करते हैं दोस्तों, एक बार वापस मैं इन कलाकारों को वापस बोल देता हूँ। श्रेष्ठा सोनी जो है, तारा शर्मा, अस्मिता काला और जो है कृष्णा व्यास छंगानी, कुसुम, द्रौपदी। हाँ, एक और कलाकार है दोस्तों जिनका क्या नाम है? वीणा अजमेरा दोस्तों, वीणा अजमेरा। इन्होंने देखो लिखना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उन्होंने एक बात कही है दोस्तों। क्या बात कही है? वीणा अजमेरा ने दोस्तों भवाई नृत्य को ज्ञानदीप नृत्य कहा दोस्तों। क्या नृत्य कहा है? भवाई नृत्य को ज्ञानदीप, ज्ञानदीप नृत्य कहा है। इंपॉर्टेंट लगा सकते हो कि भवाई नृत्य को ज्ञानदीप नृत्य करने वाली महिला कौन है? तो वीणा अजमेरा। कि उस कलाकार का नाम बताइए जिन्होंने भवाई नृत्य को ज्ञानदीप नृत्य कहा है, तो वह है आपकी वीणा अजमेरा। ठीक है दोस्तों, ये कुछ प्रमुख कलाकार थी जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। अब बात करते हैं पुरुषों में, पुरुष कलाकार दोस्तों। कौन कौन से पुरुष कलाकार हैं जिन्होंने हमारी लाज रख रखी है दोस्तों? एक कलाकार है पुरुष कलाकार, पुरुष कलाकार। एक बहुत बेहतरीन कलाकार है जिन्होंने हमारी लाज रख रखी है, जिनका नाम है दोस्तों रूप सिंह शेखावत दोस्तों। क्या नाम है? रूप सिंह शेखावत। रूप सिंह शेखावत है। इन्होंने हमारी कैसे लाज रखी है? तो इन्होंने रखे अपने सर पर 69 मटके दोस्तों, 69 मटके रख करके हमारी लाज रख ली है। क्योंकि दोस्तों जो है कि आपकी अस्मिता काला थी, उन्होंने तो कितने मटके रखे? 111 मटके। उसके बाद में कुछ कलाकार है, प्रदीप पुष्कर है, सागीलाल सागड़िया है दोस्तों, इस नृत्य के प्रमुख कलाकार है दोस्तों। क्या नाम है इनका? प्रदीप पुष्कर।
प्रदीप पुष्कर दोस्तों, प्रदीप पुष्कर। एक है सागीलाल सागड़िया, सागीलाल सागड़िया। सागीलाल सागड़िया दोस्तों इस नृत्य के ऐसे कलाकार हैं जिनको नृत्य शिरोमणि कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? नृत्य मणि, नृत्य मणि दोस्तों। इनको नृत्य मणि कहते हैं क्योंकि इतना बेहतरीन डांस करते हैं, इसलिए इनको उपाधि दी गई है नृत्य मणि की। ठीक है, रूप सिंह शेखावत 69 मिनट के सर पर रखे थे। प्रदीप पुष्कर, सागीलाल सागड़िया नृत्य मणि जिनको कहते हैं। एक कलाकार है जिनका नाम है दोस्तों दयाराम भील, दयाराम भील, दयाराम भील दोस्तों। ये इनके कुछ प्रमुख कलाकार हैं जो कि पुरुष कलाकारों के अंदर आते हैं। रूप सिंह शेखावत, प्रदीप पुष्कर, सागीलाल सागड़िया और दयाराम भील दोस्तों। अब बात करते हैं इस भवई नृत्य से संबंधित कुछ और बातें। ये तो थी कुछ दोस्तों इस संबंधित लोगों से, प्रमुख कलाकार, एक छोटी सी जानकारियां इस नृत्य से संबंधित दोस्तों। अब बात करते हैं इस नृत्य की कुछ अलग बातें, कुछ प्रमुख बातें, जिन बातों का आपको अच्छे से पता होना चाहिए दोस्तों। क्या इस नृत्य को संरक्षण भी प्रदान किया गया था? इस नृत्य को संरक्षण कब प्रदान किया गया दोस्तों? और इस नृत्य को संरक्षण जो प्रदान किया गया था वो दोस्तों दयाराम भील के नेतृत्व में इस नृत्य को संरक्षण प्रदान किया गया। कौन से कला मंडल के द्वारा? तो भारतीय लोक कला मंडल दोस्तों, भारतीय लोक कला मंडल, जिसकी स्थापना 22 फरवरी 1952 को हुई थी दोस्तों। भारतीय लोक कला मंडल, कला मंडल जिसकी स्थापना 22 फरवरी, कब? 22 फरवरी दोस्तों, 22 फरवरी 1952 में दोस्तों। कहाँ पर? उदयपुर में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, उदयपुर में इसकी स्थापना हुई थी। और जो है कि दयाराम भील के दोस्तों, दयाराम भील के दोस्तों नेतृत्व में इस नृत्य को संरक्षण प्रदान किया गया था, दयाराम भील के नेतृत्व में। और जो है कि इस संस्थापक कौन थे? तो इस नृत्य, इस जो भारतीय लोक कला मंडल है, इसके संस्थापक आपके थे, क्या नाम इनका? देवीलाल सामर दोस्तों, देवीलाल सामर। इन देवीलाल सामर से संबंधित एक और बात है दोस्तों, एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर इन्होंने नृत्यों के 3 भागों में बांटा। नृत्यों को जो है कि 3 भागों में बांटा था। पहला है पहाड़ी नृत्य, दूसरा राजस्थानी और तीसरा है पर्वतीय जो कि मैदानी नृत्य। पहाड़ी, राजस्थानी और मैदानी नृत्य के अंदर इन्होंने 3 भागों में नृत्य को बांटा। एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर लिख रखा है। ठीक बात है। उसके बाद में आगे बात करते हैं नृत्यों से संबंधित बातें, भवाई नृत्य से संबंधित। ये तो थी कुछ बातें दोस्तों जो कि इस नृत्य को कैसे संरक्षण प्रदान किया गया था, कौन कौन इसके प्रमुख कलाकार थे, पुरुष कलाकार कौन थे, महिला कलाकार कौन थी। अब बात करते हैं दोस्तों इससे संबंधित बात एक और। एक महिला है दोस्तों जिनका नाम है शांता गांधी दोस्तों। क्या नाम है? शांता गांधी। शांता गांधी एक महिला है, शांता गांधी। उनके द्वारा रचित एक नाटक है दोस्तों, उनके द्वारा एक रचित एक नाटक है जिनका नाम है दोस्तों जसमा, जसमा ओडन। जसमा ओडन एक नाटक है दोस्तों, उनके द्वारा रचित है। और इस नाटक को इन्होंने इसकी रचना की थी। इस नाटक का जो है दोस्तों, कब ये नाटक होता है? तो भवई नृत्य के जस्ट बाद में दोस्तों, भवई नृत्य के बाद, नृत्य के बाद 8-10 मिनट तक इस नाटक को बताया जाएगा। क्या है, इसको शॉर्ट में बता देता हूँ जसमा ओडन नाटक को। जसमा दोस्तों एक महिला थी ओड जाति की। पुराने समय या प्राचीन समय में क्या होता था दोस्तों कि अलग अलग जातियों का अलग अलग काम था। तो वैसे एक ओड जाति थी जो कि कुएं बावड़ियां जो है, कुएं बावड़ियां तालाब वगैरह का निर्माण करती थी, उसको खोदने में, मतलब कि आपके कुएं बावड़ियां खोदने में निपुण या दक्ष जाति थी दोस्तों। तो ओड जाति थी दोस्तों। कौन सी? ओड, मूल है ओड शब्द है, तो ओड जाति। ये जसमा, इस मूल में इसका नाम तो क्या, मूल नाम है दोस्तों जसमन। ओड जाति के मूल नाम जो है दोस्तों, उसका नाम क्या? आपके ओड जाति की जसमन दोस्तों। जसमन नामक एक महिला थी इस ओड जाति के अंदर। होता क्या है कि जो मरुस्थलीय प्रदेश में खंगार नामक एक राजा था दोस्तों, खंगार नामक एक राजा था, उसके कुआं बावड़ी कुछ खुदवाना था, कुआं बावड़ी कुछ खुदवाना था। तो ओड जाति के लोगों को वहां पे बुलाया उसने, मरुस्थल में बुलाया और बुला करके कहा कि हमें एक तालाब या जो है कि कुआं खुदवाना है। उन्होंने कहा ठीक, खोद देंगे। तो उन्होंने अपना खुदाई का काम प्रारंभ कर दिया था, काम प्रारंभ कर दिया। इधर जो है कि वहां जसमन, जो ये जसमन महिला थी, जसमन ओडन जो महिला थी, वो भी वहां मौजूद थी।
तो राजा की इधर हवा का झोंका आया और जो है कि पल्लू जैसे हटा और राजा की नज़र उस जसमंदे पे पड़ गई। तो जसमंदे पे नज़र पड़ गई, जसमंदे ने देखा, वाव सो ब्यूटीफुल। जाते ही राजा ने कह दिया कि विल यू मैरी मी। तो जो है कि जसमंदे थी, उन्होंने कहा कि सॉरी आई एम ऑलरेडी मैरिड, कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। और जसमंदे का पति भी वहीं मौजूद था। राजा ने कहा क्या फ़र्क पड़ता है, शादी कर लो और हम आपसे शादी करके रहेंगे, जो कि आप हमारी निगाहों में इस तरह से बस चुके हो। तो राजा ने धमकी दे दी, धमकी भरे लिबाज में कहा कि अगर 7 दिन के अंदर आपका टाइम देता हूँ, 7 दिन का, और 7 दिन के अंदर निश्चय निर्णय कर लेना कि आप जो है कि मेरे से शादी करोगे कि नहीं, वरना मरने के लिए तैयार हो जाना। 7 दिन का आपके पास में टाइम है, 7 दिन के बाद में दिल वाले दुल्हनियाँ ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 7 दिन हुए। जिस्मान ऑर्डन जो थी उसने कहा कि मरना मंजूर है, पर सतीत्व के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ठीक है, ऐसा आपकी जो है जसमंदे ने भी कह दिया और लोगों ने भी कहा कि ठीक है जसमंदे तू शादी मत कर, हम भी तेरे साथ में रहेंगे। और जैसे 7 दिन होते हैं और जो राजा था खंगार, उसने सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और जो है कि इस तरह सतीत्व की रक्षा हेतु जिस्मा ओडन ने अपने प्राण त्याग दिए थे, वीर गति को प्राप्त हो गई थी। साहस और अद्भुत बलिदान के कारण दोस्तों यह जिस्मा ओडन नामक जो नाटक है वो लोगों को बताया जाता है, ताकि महिला पुरुष इनके सभी के प्रति लोगों का सम्मान बढ़े और लोग इनके बारे में जाने। तो इस नाटक की रचना किसने की थी? शांता गांधी ने करी थी। और भवई नृत्य के बाद में 8 से 10 मिनट तक जिस्मा ओडन नामक नाटक बताए जाएगा दोस्तों, निश्चित है इस बात को लेकर के। ये थे आपके जिस्मा ओडन नामक जाति दोस्तों। उसके बाद में आगे बात करते हैं कि इस नृत्य एकमात्र राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य है जिसके अंदर शास्त्रीय नृत्य का प्रभाव पड़ता है। जिसके अंदर शास्त्रीय नृत्यों का कैसे प्रभाव पड़ता है दोस्तों? यह नृत्य जब आप करोगे, मान के चलो अगर आपसे कोई कह दे कि आपको 5 लाख रुपए देंगे, आप जाकर के जो नंगी तलवारों पे नाचो, आप जो है कांच के टुकड़ों पे नाचो, मान के चलो एक बार के लिए आपके अंदर लोभ आ ही जाएगा, आप कहोगे 50,000 लगा देंगे इलाज में, फिर भी 4 लाख 5 लाख 4.5 लाख रुपए तो जेब में रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों, आपको अगर नृत्य करना है तो आपके अंदर पहले उसके लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए। और जो वो नियम बताएं कि कितना वजन कहाँ रखना है, कितना वजन के साथ में कौन से पैर को कहाँ रखना है, तो ये सब इनके अंदर ये हुनर विकसित किया जाता है। तभी तो मैंने बताया था कि मुन्नी चोइल नामक जो महिला है, महिला कलाकार है, वो इस नृत्य का प्रशिक्षण प्रदान करती है। तो वैसे ही बहुत सारे प्रशिक्षण प्रदान करते हैं इस नृत्य को लेकर के। तो आपको पहले प्रशिक्षित होना पड़ेगा, नियम सीखने पड़ेंगे। तो इसीलिए इसको शास्त्रीय नृत्यों का, इसको शास्त्रीय नृत्य भी इसको कहते हैं, शास्त्रीय नृत्य दोस्तों। इसीलिए इसको कहते हैं कि इसके अंदर कुछ जो है कि नियमों का जो है कि प्रभाव इसके ऊपर दिखाई देता है। ये थे दोस्तों आपके जो है कि भवाई नृत्य की कुछ बातें। एक बार फिर से बात कर लेते हैं अब तक की बातों के ऊपर कि भवाई नृत्य कहाँ से आया था। तो गुजरात के मटका नृत्य से इसकी उत्पत्ति हुई है। और लेकर कौन आए थे? नागोजी और बागोजी जाट दोस्तों। नागोजी और बागोजी जाट इस नृत्य को लेकर के आए थे। और जो है कि इस नृत्य के अंदर हम लोगों ने और क्या पढ़ा था कि मेवाड़ उदयपुर के अंदर ये प्रसिद्ध नृत्य है। मेवाड़ उदयपुर के अंदर यह प्रसिद्ध नृत्य है। सिर पर 7 से 8 मटके रखकर नंगी तलवारें, नंगे पैर दोस्तों, कांच के टुकड़े और जो है कि गिलास और थाली के किनारों के ऊपर दोस्तों नृत्य किया जाता है। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था कि इस नृत्य को करते समय आलपिन, जमीन से आलपिन उठाना, पैसे उठाना, और जो है कि आलपिन पैसे और जो है रुमाल उठाना, इस नृत्य के हम लोगों ने पढ़ा था। इस नृत्य की कुछ विशेषताएं हैं। अगर दोस्तों ये सब आप कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप एक स्टंट कर रहे हो और बहुत ही बेहतरीन स्टंट कर रहे हो, इसलिए इसको स्टंट नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने कलाकार पढ़े थे। पुष्पा व्यास जो कि पहली कलाकार है, श्रेष्ठा सोनी जो कि लिटिल वंडर है, 8 वर्ष की, महज 8 वर्ष की आयु में जिसने नृत्य करना प्रारंभ कर दिया था, वो है आपकी श्रेष्ठा सोनी जो कि लिटिल वंडर। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था तारा शर्मा, 102 मटके जिन्होंने सिर पर रखे थे। उसके बाद स्मिता काल्ला जिन्होंने 111 मटके सर पर रख के लिम्का बुक में अपना नाम दर्ज करवा दिया था। कुछ पुरुष कलाकार पढ़े थे अपन लोगों ने, वीणा अजमेरा जिन्होंने ज्ञानदीप नृत्य कहा है। इस नृत्य को, भवाई नृत्य को ज्ञानदीप नृत्य करने वाली महिला जो थी वो आपकी वीणा अजमेरा थी दोस्तों। उसके बाद हम लोगों ने कुछ पुरुष कलाकार पढ़े थे आपके रूप सिंह शेखावत, 69 मटके रखने वाले, सागीलाल सागड़िया, नृत्य मणि जिनको कहा जाता था दोस्तों। उसके बाद में हम लोगों ने कुछ पढ़े थे भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर ने, जिसको दयाराम भील के माध्यम से नृत्य को संरक्षण प्रदान किया गया था दोस्तों। उसके बाद में कुछ इसके कुछ प्रकार है दोस्तों नाटक के, इस नृत्य के। एक तो है दोस्तों सगोजी। क्या है? सगोजी, सगाजी, सगाजी। ठीक है,
बोरा बोरी, बोरा बोरी। संक्रिया, बोरा बोरी संक्रिया दोस्तों। बोरा बोरी संक्रिया क्या है दोस्तों? तो इस नृत्य के दोस्तों भवई नृत्य के क्या है ये दोस्तों? प्रकार है। बोरा बोरी संक्रिया भवई नृत्य के दोस्तों प्रकार है। क्या है दोस्तों? यह इस नृत्य के प्रकार है दोस्तों, नृत्य के प्रकार। सगोजी, सगाजी, बोरा बोरी संक्रिया, ये जोड़े में आएंगे। हालांकि संक्रिया कालबेलियों का नृत्य भी है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर ऐसा जोड़ा आ जाए, जोड़ा में अगर आपसे पूछा जाए कि सगोजी, सगाजी, बोरा बोरी संक्रिया इत्यादि क्या है, तो यह नृत्य के प्रकार है। ढोला मारू भी है दोस्तों, और भी हैं बहुत सारे। ढोला मारू भी इसी के अंदर आता है, भी नृत्य के प्रकार है। लेकिन जो है कि आपको ये ध्यान रखना है कि इन जोड़ों के साथ में अगर आ जाए, ढोला मारू हम लोगों ने गीत भी पढ़ा था, ये अगर जोड़ा बना के आ जाए तो क्या है? ये भवाई नृत्य के प्रकार है दोस्तों, भवाई नृत्य के प्रकार है। तो ये था दोस्तों आपका भवाई नृत्य। अब लोग जो हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।